हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है डिमांड फॉर मनी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं और डिमांड फॉर मनी के रिलेटेड बाकी सारे टॉपिक्स के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द डिमांड फॉर मनी अराइजेज फ्रॉम टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मनी। जब भी डिमांड फॉर मनी आता है तो दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मनी है, उसी की वजह से डिमांड फॉर मनी क्रिएट होता है। कौन कौन से? द फर्स्ट इज दैट मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड द सेकंड इज दैट इट इज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो मनी की डिमांड मेनली दो चीज़ों की वजह से होती है कि एक तो आप इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज़ कर सकते हो और दूसरा इसको स्टोर करके रख सकते हो ताकि फ्यूचर में कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो इसकी वैल्यू को आप यूज़ कर सको। दस individuals and businesses wish to hold money partly in cash and partly in the form of assets। तो मनी को वो होल्ड करना चाहते हैं, एक तो कैश की फॉर्म में अपना खर्चा निकाल सकें और एसेट्स की फॉर्म में भी होल्ड करना चाहते हैं। What explains changes in the demand for money? There are two different views कि भाई चेंजेस इन डिमांड फॉर मनी क्यों होते हैं। दो अलग अलग व्यूज़ हैं। द फर्स्ट इज द स्केल व्यू विच इज़ रिलेटेड टू द इम्पैक्ट ऑफ इनकम और वेल्थ लेवल अपॉन द डिमांड फॉर मनी। तो पहला व्यू ये दिखाता है हमें कि जो आपकी वेल्थ और इनकम है इससे डिमांड फॉर मनी पे क्या असर पड़ता है। द डिमांड फॉर मनी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम लेवल। अगर इनकम लेवल हाई है तो उसी हिसाब से होगा। द हायर द इनकम लेवल द ग्रेटर विल बी द डिमांड फॉर मनी। जितना इनकम और वेल्थ हाई रहेगी उतना डिमांड फॉर मनी भी हाई रहेगा। ये फर्स्ट व्यू पॉइंट है। सेकेंड व्यू पॉइंट क्या है? द सेकेंड इज़ द सब्स्टिट्यूशन व्यू which is related to the relative attractiveness of the assets that can be substituted for money। कि आप मनी को किस एसेट से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, उसकी रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस क्या है, उसके हिसाब से भी आपका डिमांड फॉर मनी आ जाता है। कैसे? एग्जांपल देता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, व्हेन एन ऑल्टरनेटिव एसेट लाइक बॉन्ड्स बिकम अनअट्रैक्टिव ड्यू टू फॉल इन इंटरेस्ट रेट्स, people prefer to keep their assets in cash and the demand for money increases and vice versa। इसके जो बाकी एसेट्स हैं, एग्जांपल के तौर पे आपके पास बॉन्ड्स पड़े और बॉन्ड्स अगर आपको अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं तो उस केस में अगर आपका अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो बॉन्ड्स क्या करेंगे? बॉन्ड्स को आप ले लोगे और जो कैश है उसको आप जो है अपने से दूर कर दोगे, तो डिमांड फॉर मनी कम हो जाएगा और जो डिमांड फॉर एसेट्स हैं वो बढ़ जाएगा। ठीक है। आजकल क्या है, लोग अपने पास देखते हैं कि अगर हम पैसा अपने पास रखते हैं तो हमें रिटर्न्स नहीं है, मगर अगर हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या कुछ भी करते हैं तो ज़्यादा रिटर्न्स हैं तो वो शेयर्स या बॉन्ड्स खरीद के रख लेते हैं। तो ये डिपेंड करती है, डिमांड फॉर मनी भी इससे भी जो है असरदार होती है कि जो रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस क्या है अदर जो है अदर एसेट्स की, जो मनी से रिलेटेड एसेट्स हैं उनकी अट्रैक्टिवनेस क्या है। अगर उनके रिटर्न ज़्यादा हैं तो लोग उनको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ठीक है। द स्केल एंड सब्स्टिट्यूशन व्यू combined together have been used to explain the nature of demand for money, which has been a split between the transactions demand, precaution demand and speculative demand। तो सिंपल वर्ड्स में ये जो स्केल और सब्स्टिट्यूशन व्यू है ये जो है जो डिमांड फॉर मनी है इसकी नेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं और इसी तरीके से ट्रांजैक्शन मनी के लिए कितना पैसा चाहिए या फिर प्रिकॉशन के लिए डिमांड फॉर मनी क्या होगा या स्पेकुलेशन के लिए डिमांड फॉर मनी क्या होगा, ये इन व्यूज़ की तरफ आपको लेके जाते हैं। देयर आर थ्री अप्रोचेज टू द डिमांड फॉर मनी। डिमांड फॉर मनी की तीन अप्रोचेज हैं। एक है क्लासिकल अप्रोच, एक है केनीसियन अप्रोच, एक है पोस्ट केनीसियन अप्रोचेज। तो इसमें तीनों के तीनों मैं डिस्कस करूंगा और तीनों के लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ लेके आऊँगा डिमांड फॉर मनी की क्लासिकल अप्रोच। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।